बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी जैसा हमने कहा था कि आज हम लोग पास पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के। एक और चीज़ ख्याल करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ये ज़रूर हुआ कि आसिफ साहब की बुक जो थी वॉल्यूम 2 में नहीं आया हुआ था, इसलिए चैप्टर 1 डिस्कस नहीं किया था हमने, लेकिन अब चूँकि बुक अवेलेबल है वॉल्यूम 2 अवेलेबल है। वॉल्यूम 1 में जितने पास पेपर्स होंगे वो हम साथ साथ करते जाएंगे। वॉल्यूम 2 में जो एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो हम चैप्टर के एंड के ऊपर एक दफ़ा एक ही दिन रखा करेंगे और उस लेक्चर में सारे पास पेपर डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले कल वाली बात रिकॉल करता हूँ थोड़ी सी कि असर्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। असर्शंस का मतलब था क्लेम्स बाय द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का क्लेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर इन क्लेम्स को वेरीफाई करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटे। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। ऑडिटर उन क्लेम्स को क्या करता है, वेरीफाई करता है, ऐसे ही है जी। yes, अच्छा इन वेरीफाई करने में फिर हमने इसको जरा असर्शंस को कहा था कि यही असर्शंस एक्चुअली में ऑडिट असर्शंस भी कहलाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन का नाम भी दिया जाता है और इन्हें मैनेजमेंट असर्शंस का नाम भी दिया जाता है। फिर मैंने ये कहा था कि इसको पढ़ना हो तो इन असर्शंस को, असर्शंस कितनी हैं टोटल 7, ठीक है। 7 assertions ये इस पिक्चर में नजर आ रही हैं। अकरेंस, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एक एक करके हमने कल इनको डिस्कस किया था, ठीक हो गया। फिर हमने ये कहा था कि अगर इन assertions को क्लासिफिकेशन देखनी हो इन assertions की तो 3 हिस्सों में देखेंगे। नंबर 1 ट्रांजैक्शन लेवल पे, अकाउंट बैलेंस लेवल पे, और नंबर 3 इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स के ऊपर, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं अकाउंट लेवल तो मैंने, ट्रांजैक्शन लेवल तो मैंने कहा था बेटा इसको यूं समझेंगे कि जिस तरह इनकम स्टेटमेंट के लेवल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा ही है जी। और फिर जब बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तो हम वो बात करते हैं अकाउंट बैलेंसेस की, ठीक है, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझानी हम लोगों ने बात की थी हम लोगों ने कहा था जी कि अगर इसको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दोनों चीज़ें क्लब नज़र आएंगी आपको इसी में, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन में, तो उससे परेशान नहीं होना। लो जी, अब ज़रा आते हैं ऊपर वापस। अब ज़रा गौर करो तो मैंने आप लोगों को सफिशिएंसी समझा दी, एप्रोप्रिएटनेस समझाई, रिलायबिलिटी समझाई, लेकिन मैंने कहा था रेलेवेंस में तब समझाऊंगा जब मैं आप लोगों को असर्शन समझा लूंगा, ओके। अब रेलेवेंस से मुराद क्या है बेटा? रेलेवेंस से मुराद ये है कि आपका रेलेवेंट, देखो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड ऑडिट प्रोसीजर, ये रेलेवेंस है। देखो आपको चाहिए ऑडिट एविडेंस, और आप ये चाहते हो कि ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है, ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो आप चाहते हो कि ऑडिट एविडेंस की जो क्वालिटी है वो हाई हो, ऐसे ही यही चाहते हो आप। अच्छा अगर आप ये चाहते हो तो इसका मतलब है जो आपके ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए आपको होमवर्क करना है, और वो क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स, वो अच्छे होने चाहिए। अगर आप वाकई ये चाहते हो कि क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी ऑडिट एविडेंस की हाई हो, तो फिर बेटा ऑडिट एविडेंस के लिए जो प्रोसीजर लगा रहे हो वो भी तो अच्छे होने चाहिए। अच्छे से मुराद क्या है, रेलेवेंट होने चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर रेलेवेंट होने चाहिए। रेलेवेंट से क्या मुराद है, रेलेवेंट टू व्हाट, क्वेश्चन तो ये आता है रेलेवेंट टू व्हाट, तो रेलेवेंट टू आपकी असर्शन। बेटा जिस तरह की असर्शन होगी उसके ऊपर उसका रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर लगेगा, ये है रेलेवेंस। बात समझ आई कि क्या आपका ऑडिट प्रोसीजर रेलेवेंट है असर्शन के? अगर तो रेलेवेंट है, जितना अच्छा रेलेवेंट है उतना अच्छा ऑडिट एविडेंस, उतनी अच्छी क्वालिटी। बात समझ आई है, लॉजिकल कनेक्शन समझ आया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ऑडिट प्रोसीजर, अब मैं इसको बीच में से निकाल दूं, ऑडिट प्रोसीजर और असर्शन के दरमियान एक मुताबिकत होनी चाहिए, एक रेलेवेंस होनी चाहिए। रेलेवेंस से क्या मुराद है, जितना, जी जी सर जैसे कि डेटर और सेल को किया था, डेटर कंफर्मेशन की तो सेल भी एग्जैक्टली अभी उस पर भी आते हैं, अभी एक एक करके सब पे आता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी असर, आपने सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना है कि मैनेजमेंट का क्लेम क्या है। यस सर। जो क्लेम है उसकी बेस के ऊपर फिर मेरा ऑडिट प्रोसीजर आएगा। इसका मतलब हो सकता है मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने अगर एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी हो तो क्या करूं? फिजिकली चेक करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब देखो, मैंने आपको असर्शन बताई, मैंने आपको मैनेजमेंट का क्लेम बताया, और आपने आगे से मुझे क्या बताया? ऑडिट प्रोसीजर। आपने कहा इंस्पेक्शन करेंगे। मैं कहता हूं मैंने अपनी मेरी बात सुना, मैं मैनेजमेंट हूं। अब मैंने व्हीकल की एडिशन जो है, मतलब व्हीकल्स मैंने ऐड की हैं, मैंने व्हीकल्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करनी है। ये मेरी असर्शन है, मेरा क्लेम है कि ये हमारी है। तो क्या करोगे? सर मैं उसके डॉक्यूमेंट्री रजिस्ट्रेशन पेपर चेक करूंगा। ये क्या है? तो ये भी प्रोसीजर। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऑडिट प्रोसीजर बता रहे हो मुझे। बात समझ आ रही है? तुम मुझे ऑडिट प्रोसीजर बता रहे हो। इसका मतलब है मैं तुम्हें अपना क्लेम बताता हूं, तुम मुझे उसके बदले में अपना होमवर्क बताते हो। इसका मतलब ये हुआ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एन असर्शन एंड ऑडिट प्रोसीजर। मैं तुम्हें असर्शन बता रहा हूं, तुम मुझे ऑडिट प्रोसीजर बता रहे हो। और ऑडिट प्रोसीजर के बदले में जब तुम मेरे कागजात चेक कर लोगे व्हीकल के, तो फिर क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि क्लैरिफिकेशन हो गया और एविडेंस भी मेरे पास आ गया, तो ओपिनियन। हाँ, आप कहोगे एविडेंस नजर आ गया मुझे। इसका मतलब है कि ये वाकई व्हीकल्स जो हैं ये किसकी ऑनरशिप है? कंपनी की ऑनरशिप है। इसका मतलब ये हुआ, इस लॉजिकल कनेक्शन से तुमने क्या निकाला? ऑडिट एविडेंस। और उस ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी क्या है? हाई। क्यों? क्योंकि तुमने रेलेवेंट असर्शन के अगेंस्ट रेलेवेंट प्रोसीजर निकाला। मेरी बात समझ आ रही है? सो इसका मतलब ये, बेटा हम इसको एडजस्ट कर लें जरा एक दफा। चलो नहीं, एक मिनट रुक। कोई बात नहीं। अच्छा, रेलेवेंस का मतलब हुआ फिर कि लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड ऑडिट प्रोसीजर। जितना अच्छा ये कनेक्शन होगा, यानी जितनी आपने एक दफा असर्शन को समझ लिया और असर्शन के बाद जब आपने उस पर रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर लगाया, तो फिर उस रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर के बदले में एक अच्छा एविडेंस आपके सामने आएगा जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी, यानी जो कि अप्रोप्रिएट होगा टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएट टू दी ऑडिटर। ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ असर्शन और उनके बदले में ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले प्लीज परेशान ना हो, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टर प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन होपफुली ये आज के दिन करेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, असर्शन। तो देखो, सबसे पहली असर्शन अकरेंस। यस सर। हमने कल पढ़ी थी, हमने कहा अकरेंस, क्या ये अकर हुआ कि नहीं हुआ? सपोज मैं कहता हूं अगर एक रिस्क मौजूद हो कि क्या सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं है, यानी 700 की सेल थी, क्या कंपनी ने 900 मिलियन की सेल तो नहीं रिकॉर्ड की हुई? ओवरस्टेटमेंट का रिस्क है। अगर रिस्क है तो फिर क्या करूंगा? क्या चेक करना चाहिए मुझे? आप बताओ। सेल एंड इनवॉइसेस। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि रिकॉर्डेड अमाउंट चेक करें सर। यस सर। टेस्ट करें रिकॉर्डेड अमाउंट, अपने प्रोसीजर लगाएं रिकॉर्डेड अमाउंट के ऊपर, यानी कि रिकॉर्डेड सेल इनवॉइसेस चेक करें, सिलेक्ट करें ट्रांजैक्शन लेजर से, और फिर उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी चेक करें कि क्या वाकई ही सेल हुई कि नहीं हुई। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो हमारे सैप वगैरह होते हैं, मैंने क्या होते हैं? सैप ऐसे भी। अच्छा, अकाउंटिंग जो से हाँ यहाँ पे क्या स्टेजेस बनी होती हैं कि अब यहाँ पे हमने वो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, यहाँ पे जीडीएन बनाना है, यहाँ पे सेल्स इनवॉइसेस। स्टेजेस से मुराद लाइक प्रोग्रामर जो भी था उसने बनाया, तो उसने क्या यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था कि इस स्टेज पे ये बनेगा, इस स्टेज पे फिर ऑडिटर आता है, उन स्टेजेस को चेक करता है। देखो बेटे, एक बार याद रखना, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है? यस सर। जिस ज़माने में ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस क्विक बुक से, चलते चलते ऑर्गेनाइजेशन ग्रूम की, आगे गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बाद आगे एक नेक्स्ट स्टेप आया SAP बिजनेस वन, जो कि ट्रेडर्स के लिए है। SAP के अंदर जितने भी SAP और बाकी टेलर मेड सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है SAP में, मैं पहले बता दूं, कंट्रोल्स। ठीक है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड कंट्रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है। उस प्रोसेस सिस्टम ने तुम्हें आगे नहीं चलने देना जब तक तुमने कंट्रोल्स फुलफिल ना किए। ठीक है? कंट्रोल्स क्या है? कंट्रोल ये है कि अगर एक GDN है ना, गुड डिस्पैच नोट, ये अगर प्लांट का एक पर्सन बनाएगा ना, तो ये फौरन से पहले ऑटोमेटिकली ये लॉगिन में चला जाएगा। या लॉगिन क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड लॉगिन, आपका पासवर्ड लॉगिन, मैं प्लांट का
एग्जेक्टिव हूं, एक वर्कर हूं और आप प्लांट के मैनेजर हैं या प्लांट के प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जो भी हैं। मैंने जो ही जीडीएन बनाया, जीडीएन फौरन से पहले ऑनलाइन में अब आपके पोर्टल में शो होगा। आप उसे अप्रूव का बटन दबाओगे तो वो अप्रूव होकर प्रिंट निकलेगा, वरना वो अप्रूव नहीं होगा। इसका मतलब अगर अप्रूव करके प्रिंट ना निकला, अप्रूव ना हुआ, आपके सिग्नेचर ना हुए उसके ऊपर, तो गार्ड कभी भी गेट से बाहर माल जाने नहीं देगा। अब मैंने क्या किया है, कंट्रोल एस्टैब्लिश कि एक एग्जेक्टिव, एक वर्कर के कहने पे माल बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक एक प्रोडक्शन मैनेजर यस नहीं कह देता। मेरी बात समझ आई? ये क्या है, कंट्रोल। तो ये सारे कंट्रोल्स ऑनलाइन अगर अवेलेबल हो तो फिर आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बन गया, आपका एसएपी बन गया। बात समझ आई? अच्छा, अब एसएपी के अंदर आपको लगता है एक होता है स्टैंडर्ड मॉडल, वो आता है, उसके अंदर फिर आप अपनी मॉडिफिकेशन करवाते हो। एसएपी ऐसे नहीं इंप्लीमेंट होता, ये भी टेलर मेड होता है। आप उसमें मॉडिफिकेशंस कराते हो कि मुझे इस स्टेज के ऊपर ये चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों है? वैसे हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मेरी इंडस्ट्री जो थी रडोल्फ, जब वो इंप्लीमेंट कर रही थी तो हम लोगों ने क्या किया, हमने उन्हें बताया कि हम ट्रेडर भी हैं, हम मैन्युफैक्चरर भी हैं। हम तो माल जब आता है रॉ मटेरियल तो हम एज इट इज भी कई दफा बेच देते हैं और कई दफा हम उसे प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजार के कुछ और बना के भी बेचते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास रॉ मटेरियल आता है ए और बी, कई दफा हम ये ऐसे ही मार्केट में बेच देते हैं और कई दफा हम इन ए और बी का आपस में कराते हैं रिएक्शन और इसमें मिलाते हैं सी, तो हमारे पास बनता है ई, हम ई मार्केट में बेचते हैं। बात समझ आई? तो मेरा बिजनेस प्रोसेस क्या हुआ, मोर कॉम्प्लेक्स हो गया। सो फिर मेरी एक रेशो है, मैं कितने परसेंट इंपोर्ट करता हूं, कितने परसेंट इसी तरह बेच देता हूं, कितने परसेंट मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ये एक अलग परसेंटेज है। सो समझाना ये चाह रहा हूं, आपका जो क्वेश्चन था, ये सारी ऑप्शंस जो हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शंस मौजूद होती हैं, उसमें मजीद हम फिर कस्टमाइजेशन करवा लेते हैं। तो सर ये ऑडिटर को बताते हैं क्यों ऑडिटर क्या बताते हैं, इस तरीके से हमने कस्टमाइजेशन करवाई हुई है इसके अंदर। नॉट नीडेड, यू जस्ट नीड एन ऑडिटर। ऑडिटर के लिए ना सबसे, अभी इंशाल्लाह हम समझेंगे इस बात को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटी, ये बात हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इंशाल्लाह। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट, ये एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ऑडिटर को इस बात की, बीइंग एन ऑडिटर बता रहा हूँ, प्रोफेशनल आंसर कर रहा हूँ, बीइंग एन ऑडिटर आपको इस बात की आदत डाल दी जाती है कि आपने 2 से 3 दिनों के अंदर कैसे पूरी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है। यूजुअली यू नीड 7 days, मैं ऐसे अगर रफली कहूँ कि आपको एंटिटी का पूरा एनवायरनमेंट समझने के लिए और एंटिटी की सिस्टम्स को समझने के लिए, कंट्रोल्स को समझने के लिए, यू नीड अप्रॉक्सीमेटली अ वीक टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। एंटिटी के कंट्रोल्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, मॉडरेट हैं, कैसे हैं, एंटिटी किस तरह अपनी ट्रांजैक्शन को फ्लोट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 हफ्ता लगता है। तो ऑडिटर को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके पहली दफ़ा एसएपी अप्लाई नहीं कर रहा या एसएपी को नहीं देख रहा, वो मल्टीपल क्लाइंट्स पे एसएपी अप्लाई करके आ चुका है। हाँ, उसको एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड दी जाती है, रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस उसको एंट्री की एक्सेस नहीं दी जाती है, उसको रिपोर्टिंग की एक्सेस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, एक प्रोजेक्टर तब तक ऑन लो ले। सो अभी हमने अक्रंस के ऊपर बात कर ली। ठीक है, अगर मैं कहूँ, ये तो बात थी रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट की, व्हाट अबाउट रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट? अगर मैं कहूं कि देखिए, एक रिस्क था रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, मैं कहता हूं रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट। कोई चीज मैं कहता हूं सेल्स जो है, यही सेल्स की बात करता हूं, ये असल में 900 होनी चाहिए थी, जबकि एंटिटी जो है वो 700 की शो कर रही है, अंडर स्टेटमेंट है। तो क्या करूं? इसका मतलब रिकॉर्ड ही नहीं की, ओमिशन, ओमिटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 200 की सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हमने रिकॉर्ड ही नहीं की। अब नहीं, हाँ, तो कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं, कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं। मैंने कंप्लीटनेस, अक्रंस हो गया ना, अक्रंस तो कंप्लीट हो गया, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट तो कंप्लीट, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट पे कंप्लीटनेस पे आ गए। अब कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, तो कैसे करूं? अब तो रिकॉर्डेड है ही नहीं, इसका मतलब है आउटसाइड द एंटिटी सिस्टम जाना पड़ेगा। अब हमें अगर रेलिवेंट प्रोसीजर देखना है तो क्या होगा? टेस्ट इंफॉर्मेशन आउटसाइड द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में तो कुछ होगा ही नहीं, होता तो रिकॉर्ड ना किया होता। ये तो है। हमने तो
अंडर स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, हम कंप्लीटनेस इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कंप्लीटनेस हमें क्या गाइड कर रही है कि जनाब नहीं, बाहर देखो मार्केट में, बाहर इंफॉर्मेशन सिस्टम से बाहर देखो क्या चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? yes, sir. अच्छा, एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी हो तो इंस्पेक्शन, ये देखो जी, इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट। लेकिन यहां पे एक बात और समझने वाली है कि एक, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं, एक असर्शन के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर है जो अप्लाई करने जा रहे हो सकता है वो दूसरी असर्शन के लिए रेलेवेंट ना हो। बात समझ आई? जिसका मैं कहूं एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने जाओगे तो क्या करोगे? फिजिकल इंस्पेक्शन। क्या फिजिकल इंस्पेक्शन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब है, बिल्कुल सही बात, इसका मतलब है एक असर्शन के लिए लगाया गया प्रोसीजर दूसरी असर्शन के लिए रेलेवेंट है। So this procedure would provide assurance of existence only, but do not provide evidence about rights and obligation. इसका मतलब है हमें, अगर हम एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन हमें एग्जिस्टेंस तो बताएगी लेकिन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं बताएगी। वैल्यूएशन बता देगी, इंस्पेक्शन कैसे वैल्यूएशन बताएगी? अगर आप स्टॉक काउंट कर रहे हो सर वो फिजिकली डैमेज, नहीं, वो क्वांटिटेटिव। देखो, फिजिकल इंस्पेक्शन तुम्हें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देगी, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देगी। क्वांटिटेटिव क्या है? मतलब क्या यूं कहूं, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तुम्हें ये पता लग जाएगा इतने यूनिट डैमेज, इतने यूनिट ठीक हैं। यस सर, ये तो। लेकिन ये नहीं पता लगेगा इतने यूनिट डैमेज हुए हैं, इनकी एनआरवी क्या है, और ये जो ठीक हैं ये कितने के बिकेंगे, या इनकी कॉस्ट क्या है, ये बातें नहीं पता लगेंगी। मैं इस तरीके से लाइक व्हीकल्स हैं, हाँ, वहां पे हम इंस्पेक्ट करेंगे, कुछ व्हीकल्स ठीक हैं और कुछ बहुत ही बुरी हालत, बिल्कुल ठीक है। इवन कि वो स्टार्ट भी था कैसे होता, ओके, हाउ कैन यू डिटरमिन द मार्केट वैल्यू एट दैट स्टेज? प्रोफेशनली बता सकते एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूं ना, वहां पे तुम्हें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जिस्टेंस पे। वैल्यू की इंफॉर्मेशन तुम तुक्के लगा सकते हो, वैल्यू भी हाँ किसी हद तक तुम्हें इंस्पेक्शन ये गाइड कर देगी कि कितनी कार्स हैं, ठीक है, कितनी फिजिकली अपीयर हैं, एग्जिस्ट कितनी करती हैं, बाद में जाकर तुम उसके मार्केट रेट अप्लाई कर लोगे। वैल्यूएशन उसके बाद हो सकती है, उस स्टेज पे तब भी नहीं है। इंटरनल कंट्रोल टेस्ट, हमने कंट्रोल टेस्ट करने हो तो क्या करेंगे? अच्छा, कंट्रोल टेस्ट करते क्यों है? असर्शन अगर हमारी कंट्रोल टेस्टिंग हो तो हम करेंगे क्यों? ताकि हम ये देख सकें यार कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। यस सर, स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली हमें पता है ऑडिट प्रोसीजर कम लगाने पड़ेंगे, होमवर्क कम करना पड़ेगा, और अगर वीक हुए तो ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो वो कहता है इस केस में फिर ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? कहता है एविडेंस विल बी ऑब्टेन बाय टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल को टेस्ट कर लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी हो तो क्या करें? अब ये एक वर्ड है जो अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। बेटा अभी याद रखना, अभी हम इंशाल्लाह चैप्टर 10 के करीब जाके 10 to 12 में हम जाके पढ़ रहे होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। जिसका मैंने कहा कि हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बस हमें इतना ही जरूरत है, इसके बाद बंद कर देना, वैसे ही कोई बात नहीं, ना परेशान हो। ऑडिट प्रोसीजर, तो बेटा सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं? मैं एक बात बताता चलूं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मींस कि डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर, बस इतना याद रखें। अभी मैं ये कहता हूं कि अभी आप इससे ज्यादा याद करने की कोशिश ना करें। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मींस डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर। इज इट क्लियर? सो इंशाल्लाह हम उसे पढ़ रहे होंगे। नहीं जी, इसके साथ ही यहां पे बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। आप ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बुक में गिवन है मुझे भी प्लीज बताइएगा बेटे, और वो पढ़ के आइएगा, बल्कि मैं बता देता हूं, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने, एक मिनट प्लीज, मैं एक दफा पहले बता दूं होमवर्क क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो है पेज नंबर 30, 31, इस पे 2 सवाल गिवन है आई कैप के, एक आई कैप का गिवन है और दूसरा वैसे ही डिटेल क्वेश्चन गिवन है, केस स्टडी। ये दोनों पढ़नी है घर से, ठीक है, होमवर्क है, ठीक हो गया। तो पेज नंबर 30, 31 ठीक हो गया। इसके अलावा आपने घर से एक और काम करना है बेटे, पेज नंबर 35, मैं आसिफ साहब की बुक से बात कर रहा हूँ जी, पेज नंबर 35 वॉल्यूम 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, बेटा ये घर से एक दफा पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स एंड कैटेगरीज ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया जी। चलें, कौन सा बेटे? अभी जो पढ़ाया बेटा वो ये मैं हमने रेलेवेंस पढ़ा, रेलेवेंस पेज नंबर 30, रेलेवेंस पढ़ी है, ठीक है। आप इसे घर जाके एक दफा पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अच्छा चलो, अब आते हैं वॉल्यूम 2 के ऊपर। वॉल्यूम 2 में हमने कहा जिस तरह हमारे 2 चैप्टर्स मुकम्मल हो चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो हम लोग डायरेक्टली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस करते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 जब खत्म होगा तो इंशाल्लाह फिर वॉल्यूम 2 किया करेंगे, ठीक है। चलो
और जो मैंने भी अभी होमवर्क दिया आपको वॉल्यूम 1 में से वो हम कल इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, या सॉरी मंडे ट्यूसडे तो ऑफ है, वेडनेसडे वाले दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 1 केस स्टडी है जी, पेज नंबर 1 है, वॉल्यूम 2 है आसिफ साहब की बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस, ये हमने पढ़ा हुआ है बड़ी डिटेल में, एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ इंश्योरेंस विच कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू in the terms of level of assurance offered by each of them। जी कहते हैं 2 एग्जांपल्स दे दें ऑफ टाइप ऑफ इंश्योरेंस। हमने इंश्योरेंस पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी होती हैं और लिमिटेड इंश्योरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट तो हम देते ही नहीं हैं, ठीक हो गया। उसने कहा मुझे इंश्योरेंस का मीनिंग समझा दें। हमने इंश्योरेंस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो उसके एलिमेंट्स पढ़े थे। वो इंश्योरेंस की डेफिनेशन पूछ रहा है, उसकी एग्जांपल्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब है मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि चैप्टर 1 में से और चैप्टर 2 में से फिर किसी हद तक कोई छोटी सी केस स्टडी का कुछ बना सकता है, लेकिन चैप्टर 1 और 2 यूजुअली डिस्क्रिप्टिव चैप्टर हैं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपसे डेफिनेशन, उनकी टाइप्स, इस तरह की चीज़ें पूछेगा, ठीक हो गया। सो अगर आप देखो तो उसने सीधा सीधा आपसे पूछा इंश्योरेंस बता दें, उसकी 2 टाइप्स बता दें, उनकी एग्जांपल्स भी दे दीजिएगा और डिस्टिंग्विश भी कर दीजिएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। क्या फ़र्क होता है वैसे दोनों में, एब्सोल्यूट और रीजनेबल और लिमिटेड इंश्योरेंस में? एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस, और एक नेगेटिव है, लो लेवल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल इंश्योरेंस। जी एब्सोल्यूट क्या होती है? 100%, जबकि रीजनेबल मींस नॉट 100%। परसुएसिव एविडेंस की बेस के ऊपर हम लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंश्योरेंस that is expected in an audit of the financial statement, clearly outlining the reason to justify your point of view। जी कहते हैं पहले इसमें, इस क्वेश्चन में उसने 2 बातें पूछी हैं। पहली बात, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन एन ऑडिट। कौन सी ऑडिट में इंश्योरेंस देते हैं हम लोग? रीजनेबल इंश्योरेंस। कहते हैं क्लियरली आउटलाइनिंग द रीजन टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू। जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जस्टिफाई करें, एब्सोल्यूट क्यों नहीं देते? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। और हमने एक लंबी लिस्ट पढ़ी थी, हमारे पास टाइम नहीं है, ऑडिट का टाइम छोटा है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, हम लोग 100% वेरिफिकेशन नहीं कर सकते ऑडिट सैम्पलिंग का। तो वो सारे एलिमेंट्स उसने आपसे बातों बातों में उसने दूसरी बात में पूछ लिए हैं कि क्लियरली आउटलाइन कर दें रीजंस के आप क्यों एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं देते, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, ये ICMA का क्वेश्चन है, ठीक है। अब पास पेपर ICAP का नहीं है, यहाँ पे ICMA के क्वेश्चन है। AG कंपनी अप्रोच द मिनी फाइनेंस बैंक टू एक्सटेंड देयर ओवरड्राफ्ट लिमिट इन ऑर्डर टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। द बैंक आस्क्ड द कंपनी टू प्रोवाइड कैश फ्लो प्रोजेक्शन एंड एश्योरेंस ओवर दोज प्रोजेक्शन। तो कैश फ्लो प्रोजेक्शन की बात कर रहा है और एश्योरेंस देनी है उसके ऊपर। बैंक आस्क्ड द कंपनी कि भाई हमें अपनी कैश फ्लो प्रोजेक्शन प्रोवाइड करें और उस पर एश्योरेंस भी दें। कहते हैं एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट दैट विल बी अंडरटेकन बाय द ऑडिटर इन द अबव सिनेरियो। कौन सी किस किस्म की इंश्योरेंस होगी? हाँ, याद आ गया, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। तो ये क्या होता था? ऑडिट एश्योरेंस होती थी, ये एश्योरेंस होती थी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद है बात? नॉन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो नॉन हिस्टोरिकल पे हम क्या देते होते थे? लिमिटेड इंश्योरेंस। बिल्कुल शाबाश। और वो कहते हैं आल्सो एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट फॉर कैश फ्लो प्रोजेक्शन। जी, और कौन सी अप्रोप्रिएट है? जनाब लिमिटेड ही अप्रोप्रिएट है, बिकॉज हम लोग रीजनेबल इंश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो हिस्टोरिकल पे दे सकते हैं, नॉन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर चूंकि एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और ये फ्यूचर की बात है जो कि अभी हैपन हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो आ जाए जी, एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 आप खुद करेंगे। The following is an extract from an independent auditor unmodified report। Unmodified कौन सी होती है? जिसके अंदर अभी कोई चेंजेस ना हुई हो। ISS 700 के मुताबिक जो रिपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने स्पेसिफाई कि हम एज इट इज इशू कर दें, हमारी कोई रिजर्वेशन ना हो रिपोर्ट के ऊपर, ऐसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? अनमॉडिफाइड, यानी जिसे हमने कोई चेंज नहीं किया, अनऑल्टर्ड है, ठीक है, नॉट ऑल्टर्ड। बेस्ड ऑन, उसने कहता है हमने उसमें से, अच्छा, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट ऑन अ प्रॉफिट फोरकास्ट based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention which causes us to believe that these assumptions do not provide a reasonable basis for the forecast। Describe the level of assurance। कौन सी है जी assurance? Limited, yes, negative assurance provided by this statement। Explain how and why
it different from the level of assurance provided by an auditor on annual historical financial statement? कहते हैं ये how and why, क्यों different है ये उससे? हाँ बिल्कुल इसीलिए वो नॉन हिस्टोरिकल है बिल्कुल, और ये प्रॉफिट फोरकास्ट है, फ्यूचर का है, और फोरकास्ट के बारे में हमें IAAS भी हमें गाइड करता है कि ये एंगेजमेंट जो है ये वो एंगेजमेंट है, एश्योरेंस एंगेजमेंट जो अदर देन हिस्टोरिकल है, और अदर देन हिस्टोरिकल के केस में ऑडिटर श्योर नहीं हो सकता क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, अभी समथिंग इज अबाउट टू हैपन, ठीक है, एस्टिमेट्स हैं, तो इस वजह से वो अश्योरेंस नहीं दे सकता, पॉजिटिव अश्योरेंस या हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकता। वो कौन सी देगा? हाउ में तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों डिफरेंट है, इसलिए कि वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो हाई लेवल है, वो लो लेवल है, ठीक है, और वाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट, तो वो ज़्यादा अश्योरेंस है, स्ट्रॉन्ग अश्योरेंस है, हाई उसमें लो अश्योरेंस, हमें ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसमें कम प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर जी? चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, पास पेपर्स के क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाली जो एक्सटेंडेड केस स्टडीज़ हैं जो कि CFAP की या ICAW की हैं वो आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे होंगे, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग द ऑडिट टीम प्लानिंग मीटिंग। अच्छा देखो बेटा, याद रखना, हमेशा मैंने अभी आपको सिखाया नहीं अभी पूरा प्रोसेस, लेकिन एक ऑडिटर जब ऑडिट पे जाने लगता है तो सबसे पहले वो करता है किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ पहली मीटिंग, जिसमें वो छोटी मोटी बातें तय पाती हैं। किक ऑफ मीटिंग के बाद जब टीम क्लाइंट पे जाती है तो क्या बस काम शुरू कर देती है? नहीं, प्लानिंग करती है। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम पहले प्लानिंग करते हैं, हाउ टू डू दिस टास्क, हमें कैसे काम करना है, किस एरिया में कितना काम करना है, हमारी मटेरियलिटी लेवल क्या है, हम रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, हु इज़ गोइंग टू बी द टीम लीडर, हु इज़ गोइंग टू लीड, who is going to be the person who is going to work on say assets, who is going to work on liabilities, who is going to work on equity। मेरी बात समझ आ रही है? जिसको एसेट दिए जाएंगे उसको साथ में क्या दिया जाएगा? उसको साथ में इनकम दी जाएगी, जिसको लाइबिलिटीज दी जाएंगी साथ में उसको एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो टीम की सेग्रीगेशन क्या होगी, कौन सी टीम किस एरिया पे कितना काम करेगी, कितना टाइम इन्वेस्ट करेगी एक एरिया के ऊपर, ताकि हम लोग अपना ऑडिट टाइमली एग्जीक्यूट कर सकें। प्लानिंग डिवाइस भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई है तो प्लानिंग डिवाइस हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल काम करते करते एक हफ्ते बाद कोई ऐसा फ्रॉड हाथ लग गया है जिसने पूरी प्लानिंग की धज्जी उड़ा के रख दी है। आपने उस एरिया को सोचा हुआ था कि इसमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन अब चूंकि फ्रॉड डिटेक्ट हो गया है तो आप उस एरिया के ऊपर मजीद टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब है आपने जो प्लान किया हुआ था उससे डेविएट करोगे। इट्स मीन नाउ योर प्लानिंग इज नीड टू बी रिवाइज्ड। तो यस, हो सकती है रिवाइज। चलो जी, तो मैंने ऑडिट प्लानिंग समझा दिया, ठीक है। अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम पास्ड अ कमेंट, एक ऑडिट टीम के मेंबर ने एक कमेंट पास किया है that based on the past experience with the client, he was confident that the management of the client was honest and there is no issue as regard to मैनेजमेंट इंटेग्रिटी और रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द कंपनी। कहता है मैंने मैनेजमेंट के साथ चूंकि पुराना काम किया हुआ है तो मैं जानता हूं कि मैनेजमेंट बड़ी ऑनेस्ट है और किसी भी किस्म की फ्रॉड या इंटेग्रिटी का इशू नहीं आएगा। अच्छा, आगे कहता है जी, द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्डेड that the auditor should always maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit। लेकिन जो एक ऑडिट मैनेजर है वो कहता है कि जनाब ऑडिटर को ना अपना शक्की दिमाग, क्वेश्चनिंग माइंड पूरे ऑडिट में इस्तेमाल करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वेदर द मैनेजमेंट इज इंटेग्रिटी, वेदर द मैनेजमेंट इज ऑनेस्ट और नॉट। ठीक है, सो कहते हैं रिक्वायर्ड क्या है। कहानी सुनाने के बाद पूछना क्या चाह रहा है, कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब ऑडिट skepticism and elaborate on the response of the audit manager। तो वो कहता है जरा मुझे सीधा सीधा ऑडिट स्केप्टिसिज्म के बारे में बता दें, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में बता दें, जो हमने पढ़ा था। याद है क्या होता है ये? क्वेश्चनिंग माइंड, बिल्कुल, अलर्ट योर माइंड, ठीक है, फॉर द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। और वो कहते हैं एलेबोरेट करें जरा ऑडिट मैनेजर के रिस्पॉन्स को भी। तो उसका रिस्पॉन्स भी क्या होगा कि भाई इससे ऑडिटर बच जाता है, ठीक है, ओवर जर्नलाइज नहीं करता चीज़ों को, ओवरलुक नहीं करता चीज़ों को। शाबाश, समझ आ गई। तो ये पेपर में आया था 2009 में, ऑटम 2009 का पास पेपर था जी।
अगले पॉइंट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप गौर करो तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक और बात समझने वाली है। इसका मतलब आईकैप का एग्जामिनर पूरी कहानी सुनाने के बाद रिक्वायरमेंट की लाइन में बड़ा क्लियरली पूछ लेता है कि इसके बारे में बता दें। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट को बहुत केयरफुली देखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। और सबसे बेस्ट एडवाइस ये होती है कि आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर सवाल पढ़ो, और फिर दूसरी दफा सवाल पढ़ो। मैंने हमेशा कहा कि 2 दफा सवाल पढ़ना पास होने के लिए अशद जरूरी है। बात खत्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहते द पर्पस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट्स रोल आर नॉट वेल अंडरस्टूड, यू हैव आस्क्ड टू राइट सम मटीरियल फॉर इंक्लूजन। आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ बहुत अच्छी सी बात लिखें फॉर इंक्लूजन इन योर फर्म ट्रेनिंग मटीरियल, फर्म के ट्रेनिंग मटीरियल में वो ऐड करने के लिए, डीलिंग विद दीज इश्यूज इन द ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनीज। ड्राफ्ट एंड रिक्वायरमेंट क्या है जी? ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेशन डीलिंग विद द पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट्स रोल इन द ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनीज। जी पर्पस बताएं एक्सटर्नल ऑडिट का क्या है और इसका क्या रोल है लार्ज कंपनीज में फॉर द इंक्लूजन इन द फर्म ट्रेनिंग मटीरियल। जी क्या ऑडिट का पर्पस होता है एक्सटर्नल ऑडिट का? अश्योरेंस लेना। ठीक है। मैनेजमेंट शेयर होल्डर क्या चाहता है? अश्योरेंस लेना चाहता है ना ऑन द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है। और उसका रोल क्या है लार्ज कंपनीज के अंदर? हाँ एडवांटेजेस लिखोगे कि ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, शाबाश पहुंच गए हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहते जी अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ Ascender Limited. On receiving the company's annual report, he made the following comments. The auditor has expressed an unqualified opinion. Auditor ने unqualified opinion express कर दी है। ठीक है। Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transaction, therefore the financial statement are correct in all respect. और चूंकि उसने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन देखी होंगी इसलिए किसी किस्म की कोई गलती के चांस अब नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। Since no control, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही पहुंचे हो। Since no control deficiency and fraudulent conduct has been reported by the auditor, ऑडिटर ने किसी किस्म की कंट्रोल की डेफिशिएंसी भी रिपोर्ट नहीं की और ना ही किसी किस्म का फ्रॉड रिपोर्ट किया है। I can safely invest further amount of money in the company, मैं मजीद पैसे लगा सकता हूँ इस कंपनी में because there is no risk, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है that I will lose my money due to fraudulent conduct of the management or misrepresentation in the financial statement, क्योंकि मुझे इस बात का डर नहीं है क्योंकि ऑडिटर ने चेक कर लिया इसलिए अब किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू रिमूव हिज मिसकंसेप्शंस, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी दूर कीजिए। रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा कि आप अपने दोस्त को क्या समझाना चाह रहे हैं। जी पहली बात क्या समझाऊं अपने दोस्त को? वो कभी हम हमेशा से रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे रीजनेबल और एब्सोल्यूट की बात ही नहीं की उसने क्या कहा है? उसने क्या 100% टेस्टिंग की है ट्रांजैक्शंस की, मेजॉरिटी टेस्टिंग की है। क्या ऐसा होता है? ये तो डिसएडवांटेजेस के ऊपर नहीं ना, मुझे ये बात बताओ। उसने लिखा हुआ एक लाइन कि सिंस द ऑडिटर हैज अराइव्ड एट हिज ओपिनियन आफ्टर टेस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या वो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन चेक करता है या सैंपल चेक करता है? हम उसे समझाएंगे अपने दोस्त को कि सैंपल चेक होता है, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन चेक नहीं होती। मेजॉरिटी का मतलब होता है 80-90%, ऐसा नहीं होता। हम तो सैंपल चेक करते हैं और सैंपल की बेस के ऊपर पॉपुलेशन के वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं रिजल्ट्स को। ऐसा ही है। अच्छा, तो पहली बात तो ये गलत होगी दोस्त की। दूसरा वो कहते हैं उसने कंट्रोल पे कोई ओपिनियन नहीं दिया, डेफिशिएंसी पर ना फ्रॉड पे। उसकी ड्यूटी नहीं होती। हाँ, ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना। हाँ, उसकी नजर में कोई वीकनेस आई तो वो अपने मैनेजमेंट लेटर में डाल देगा, लेकिन ही हैज नो ऑब्लिगेशन, ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल। प्लस ऑडिटर की ये भी ड्यूटी नहीं है कि टू डिटेक्ट फ्रॉड। हाँ, कोई उसकी नजर में आ गया बख्शेगा नहीं, फाइंडिंग्स को शेयर कर देगा, लेकिन ड्यूटी नहीं है टू डिटेक्ट फ्रॉड। प्राइमरी ड्यूटी नहीं है, सेकेंडरी ड्यूटी है। ठीक है। और उसके बाद ये बात भी गलत है फिर इसका मतलब। अब वो कहता है कि मैं इन्वेस्ट करने लगा हूं क्योंकि कोई रिस्क नहीं है। नहीं, ये बात की तो श्योरिटी नहीं है, बिकॉज सम मिसस्टेटमेंट मे रिमेन अनडिटेक्टेड। और फ्रॉड तो है ही बड़ा कोल्यूजन किस्म की सिचुएशन कि फ्रॉड के केस में तो मैनेजमेंट ज्यादा क्लेवर हो जाती है और ये हो सकता है कि ऑडिटर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट फ्रॉड बिकॉज कि मैनेजमेंट क्लेवर है। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी है, ये इस बात का हरगिज सबूत नहीं है कि कोई और अब इसमें फ्रॉड नहीं निकलेगा या मैनेजमेंट किसी और किस्म की बेईमानी नहीं करेगी। ऐसा तो किसी बात का सबूत नहीं है।
इसका मतलब मैनेजमेंट बेईमान हो सकती है। ये इसका मतलब ये भी है कि हाँ, अगर ऑडिटर ने कह दिया कि ये कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये भी तो हो सकता है अगले 12 महीनों में कोई ऐसी हरकत हो कि पूरे गोडाउन को आग लगे, फैक्ट्री को आग लगे, फैक्ट्री बंद हो जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कंटीजेंसी आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात भी गलत है, रिस्क है। ठीक है, सो ये बातें थी जो अपने दोस्त को आप समझाओगे। इज दैट क्लियर? जी, 2018 में पास पेपर आया हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, जस्ट सिर्फ बॉडी लिखनी पड़ेगी आपको, दैट्स ऑल। लिखने का तरीका है ना, क्वेश्चन पूछने का अंदाज है एक। ठीक है, हाँ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, डियर ये वो ब्ला ब्ला, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, किसी एक ज़माने में पहले ऐसा होता था कि जब सवाल पूछे जाते थे तो कहा जाता था लेटर भी ड्राफ्ट करके दिखाओ। अब ऐसे सवाल नहीं आएंगे। देखो ना, ये पुराना सवाल है, 2018 का है, अब नहीं। अब वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि रिस्पॉन्स लिख दें इसका, तो आप उसमें से बॉडी में रिस्पॉन्स लिखेंगे। ठीक है जी। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से कुछ एक्सट्रैक्ट लिया जी उन्होंने। We have audited the financial statement of Al-Qasim Limited, which comprising the statement of financial position as at June 30th, 2003, and statement of profit and loss account and other comprehensive income, statement of changes in equity for the year then ended, and notes to the financial statement. Identify the error in the above paragraph. गलती क्या है जी? क्या गलती है? तुम्हें दोबारा रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, उसने बोल दिया। गलती क्या है? हाँ जी, पढ़ें और पढ़ के जरा बताएं कि गलती क्या है इसमें। तो उसने ये एक्सप्रेस किया कि मैंने ऑडिट कर लिया है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, फाइनेंशियल पोजीशन का, तो कैश फ्लो कहाँ गया? यस सर, कैश फ्लो मेंशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूं जी। ICAP का क्वेश्चन बैंक से पेपर है, क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम डिस्कस करें। इसके बाद वाले आप बाकी खुद पढ़ेंगे। द डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ XCP Limited states without any further explanation that 20% increase in profit as compared to the previous year is due to increase in sales। कि जो 20% प्रॉफिट आया है इंक्रीज, ये एक्चुअली में सेल के बढ़ने की वजह से आया है। जबकि इनकम स्टेटमेंट क्या बता रही है? वेरीफाइड बाय ऑडिटर फॉर द ईयर शोज दैट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज cost have reduced mainly on account of reduction in import duty on certain raw material। के कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई? कम हो गई। कॉस्ट कम हुई तो जीपी क्या हुआ? बढ़ गया। नहीं समझ आई बात? समझ आ गई। दो ही तरीके हैं, या तो सेल बढ़ा लो या कॉस्ट कम कर लो। तो अगर अब मैं कहूँ वो डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा है सेल बढ़ने से आया, और जबकि ऑडिटर ने वेरीफाई किया तो पता चला है कि कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो कहता है डिसाइड वेदर ऑडिटर शुड इशू अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन इन दिस सिचुएशन। जी, कौन सी ओपिनियन इशू करेगा, मॉडिफाइड क्या अनमॉडिफाइड? कौन से? क्या मतलब गलती क्या है पहले ये बताओ। क्या क्या समझ में, माथे में, क्वेश्चनिंग माइंड में क्या ऐसी चीज आई है? इनकंसिस्टेंसी आ गई ना वो। किस किस में? शाबाश, वर्ड बड़ा प्यारा यूज किया है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर की फाइंडिंग्स। आप ये कहना चाह रहे हो कि देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। शाबाश, क्योंकि कोई भी चीज अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या है? अदर इंफॉर्मेशन। अब अदर इंफॉर्मेशन में गलती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ऑडिटर ने वेरीफाई किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या चाहोगे? अब आप जाओगे ISA में और वहां से आके देखोगे अदर इंफॉर्मेशन के बारे में क्या गाइडेंस मौजूद है। ठीक है, लेकिन और मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे कि अपनी अदर इंफॉर्मेशन क्या करे? ठीक करे। लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? तो ठीक है, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अनवेरीफाइड वेरीफाइड है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कौन सी ओपिनियन एक्सप्रेस करूं? अगर कम अनमॉडिफाइड ठीक, पॉजिटिव ओपिनियन। अगर मेरी अदर इंफॉर्मेशन खराब है और वो ठीक कर लेता है, मैनेजमेंट उसे ठीक कर लेती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर तो सब कुछ ठीक हो गया, फिर मैं कौन सी ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा? अनमॉडिफाइड। लेकिन अगर अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो उसकी गाइडेंस ISA में मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
सर उसके साथ भी हमारा कोई लेना देना नहीं। किसके साथ Other information। है ना, हमें गाइड है, लॉ कहता है उसे सही, ISA कहता है उसको सही कराओ, अच्छा ठीक है, और अगर वो नहीं मानती तो बताओ, लेकिन हमारे वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बात, फर्क आएगा ओपिनियन पे फ़र्क आता है, लेकिन information की वजह से। अदर इन्फॉर्मेशन की वजह से, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फाइनल स्टेज का क्वेश्चन है, वहाँ जाके देखना, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बातें कर रहे हैं सर, ठीक है। वरना आसान लफ्ज़ों में मैंने समझाया कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट रिपोर्ट में कोई गलती है तो आप मैनेजमेंट को कहोगे इसे ठीक कर ले, और अगर वो ठीक कर लेती है तो एवरीथिंग इज़ फाइन, financial statement is good, other information is good, then you can express a unmodified opinion. Is that clear? Yes, sir. चलो यहीं तक बस। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है बेटे वो सारे अडॉप्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं चाहूँगा कि आप उसे खुद पढ़ें 6, 7, 8, 9 या आप खुद पढ़ें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, रादर देन कि मैं इसको डिस्कस करूं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग ऑडिट एविडेंस के चैप्टर को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और तब तक आप कोशिश कीजिएंगे आज का सैटरडे जो है इसको एंजॉय करें, इसके साथ ऑडिट के साथ जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। अल्लाह ताला आप सबको आसानी फरमाए।